नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें आमतौर पर जो विद्यार्थी हैं प्रश्नों को गलत करके आते हैं और वो डाउट वाले प्रश्न हैं, उनमें डाउट बना ही रहता है। तो आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा समास है उसमें कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है और द्विगु और बहुव्रीहि में क्या अंतर है, द्विगु और कर्मधारय में क्या अंतर है, और उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं संधि और समास में क्या अंतर होता है। तो बड़े ही इन प्रश्नों में संदेह बना रहता है कि ऐसे शब्द नज़र आते हैं जो दो दो समास में हमें मिलते हैं। तो उस समय हमारी स्थिति दुविधा की हो जाती है कि हमें किस समास को सही मानना चाहिए, और इसी दुविधा की स्थिति में हमारा प्रश्न अंततः गलत हो जाता है। तो उस दुविधा से बचने के लिए चलिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि इस शब्द में कौन सा समास होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समास आखिरकार होता क्या है। तो समास में दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो विधि होती है, उसको हम समास कहते हैं। यानी कि बहुत विस्तृत शब्दों के समूहों को मिलाकर जब एक शब्द बना लिया जाता है नया, उस शब्द को हम समास कहते हैं, या हम कह सकते हैं संक्षेपीकरण की विधि को हम समास कहते हैं। तो उसी श्रृंखला में अब देखिए समास के हम कुल भेद मानते हैं 6 और मुख्य भेद हमारे होते हैं 4। अब वो 4 भेद मुख्य हैं तो प्राथमिकता में हमें उन चारों को ही लेना होगा और बाद में गौण को देखना होगा। तो मुख्य 4 हैं और 2 गौण भेद हैं, तो उनको मिलाकर कुल समास की संख्या हो गई हमारी 6। तो अब सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना होगा। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होगा या उपमान होगा और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होगा। अब ये उपमान और उपमेय क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझें। उपमेय देखिए जिसकी तुलना की जाती है या जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी तुलना कर रहे हैं वो उपमेय होता है, और उपमेय की तुलना जिसके साथ की जाती है वो उपमान होता है। जैसा कि अब समझें इस उदाहरण के द्वारा। इसमें दे रखा है नील कमल में नील क्या है, विशेषण है, और गगन क्या है, विशेष्य है। तो उपमेय उपमान की बात कर रहे थे। उपमेय उपमान में ये देखिए ये उदाहरण है चरण कमल। चरण उपमेय है और कमल क्या है, उपमान है। किसकी तुलना की जा रही है, चरणों की किसके साथ, कमल के साथ। तो यहाँ पर उपमेय उपमान आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा इसमें संबंध क्या होता है, विशेषण विशेष्य का। अब विशेषण विशेष्य कैसे है, यहाँ पर नील कमल गगन, गगन यहाँ पर क्या है, विशेष्य है, और नील क्या है, विशेषण। अब विशेष्य किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी बन जाता है हमारा। विशेष्य तो विशेषण शब्द जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द कहलाते हैं विशेष्य। अब देखिए नील यहाँ पर विशेषण शब्द है और गगन क्या है, संज्ञा शब्द है। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या बन जाता है, विशेष्य। यानी कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या होता है, विशेष्य होता है, क्योंकि विशेषता इन्हीं की बताई जाती है। तो मैं इतना आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं आगे। देखिए फिर से देखो, बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में क्या अंतर होगा। इन दोनों के अंतरों को समझने के लिए हमें इनके विग्रह पर जाना होगा। विग्रह को ठीक से समझने का प्रयास करना होगा, तभी ये हमारे सही क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। इसमें कर्मधारय समास में एक पद क्या होता है, विशेषण होता है या उपमान होगा, और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे कि ये उदाहरण दिया है नील गगन। नील या नीला, नीला क्या है, विशेषण है, और गगन कैसा है, ये विशेष्य है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध बन रहा है, तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। और दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान है। तो यहाँ पर भी देखिए उपमेय उपमान दोनों का संबंध दिख रहा है बनता हुआ, तो हमें समझ लेना चाहिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। अब ये कर्मधारय समास ये इतना समझ में आ गया होगा। बहुव्रीहि समास पर देखिए, बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। यानी कि समास में हम जानते हैं 2 पद होते हैं, पहले को पूर्व पद
और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। कर्मधारय समास में तो पूर्व पद में और उत्तर पद में क्या संबंध होता है दोनों पदों में? पहला पद क्या होता है? उपमान होगा, दूसरा उपमेय होगा। या पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। लेकिन जो हमारा बहुरी समास है उसमें पहला और दूसरा दोनों पद मिलकर समस्त पद ही क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है। समस्त पद ही क्या होगा? विशेषण। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए इसमें और क्या दिया गया है। बहुरी समास में समस्त पद किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। एग्जाम्पल देखिए, चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण, अब ये चक्रधर शब्द समस्त पद है और चक्रधर किसकी विशेषता है? किसका विशेषण बन गया है? ये श्री कृष्ण का। तो समस्त पद ही आपको नजर आया होगा क्या बन गया है? विशेषण। तो बहुरी समास में समस्त पद ही क्या बनता होगा? विशेषण होगा। अगला उदाहरण देखिए, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये क्या है? कर्मधारय समास। क्योंकि कंठ क्या है? विशेष्य। और कैसा है? इसकी विशेषता बता दी, नील। विशेषण और विशेष्य का संबंध है, नीला है जो कंठ, ये तो कर्मधारय हो गया। अगर हमने विग्रह कर दिया। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो दो दो समास में हमें अंतर्गत देखे गए हैं, उनको हम विग्रह के अनुसार पहचान पाएंगे कि ये कौन सा समास होगा। नीलकंठ देखिए, इसका विग्रह हमने कर दिया, नीला है जो कंठ, तो ये कर्मधारय होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कंठ की विशेषता बता दी गई है, कंठ कैसा है? नीला है। तो विशेषण विशेषता का संबंध नजर आया तो कर्मधारय। फिर नीलकंठ का विग्रह हमने किया, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अब जो नीलकंठ शब्द है शिव के लिए क्या है? शिव का विशेषण बन गया है। समस्त पद ही जहाँ पर विशेषण बन जाए किसी के लिए तो वहाँ पर हो जाता है हमारा बहुरी समास। और विग्रह हमने बदल दिया है, नीला है कंठ जिसका, जहाँ पर किसी तीसरे की विशेषता नजर आए तो वहाँ पर बन जाता है बहुरी समास। तो इन दोनों की दुविधा की स्थिति में कि नीलकंठ शब्द को हम किसके अंतर्गत ले जाएंगे। तो सबसे पहले बात हम शुरुआत में चर्चा कर चुके हैं कि समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। 4 भेदों में कौन कौन से होते हैं? अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, और द्वंद्व समास है, और बहुरी समास है। तो सबसे पहले प्राथमिकता इन चारों को दी जाती है, दो दो शब्द में जहाँ पर भी दुविधा की स्थिति बन रही हो। तो यहाँ पर जी हम इसको सबसे पहले हम लेंगे बहुरी समास है। अगर नीलकंठ शब्द आ गया है, पीताम्बर शब्द आ गया है, लंबोदर आ गया है, इस तरह के, तो पंजाब आ गया है, तो सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे बहुरी समास की। और यही बोर्ड के जो भी बोर्ड का फैसला होता है उसमें सही माना जाता है। और उस स्थिति में अगर हमारे ऑप्शन में बहुरी नहीं है तो हम उसको जहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा उसी के अनुसार करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा देखिए हमारा लंबोदर, लंबोदर मोटे पेट वाला, या लंबा है जो उदर, यहाँ पर भी उदर यानी कि पेट की विशेषता बता दी, कैसा है वो? लंबा है, तो ये कर्मधारय हुआ। लंबोदर का विग्रह कर दिया है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो लंबोदर शब्द किसका विशेषण बन गया है? गणेश का। तो ये बहुरी समास हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगला देखिए, इसमें भी डाउट रहता है। अगला हमारा है, इसमें द्विगु और बहुरी में डाउट बन जाता है कई बार। तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा, जबकि दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य, यानी कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम। और जबकि बहुरी समास में समस्त पद ही, अभी हमें जाना है क्या होता है? विशेषण होता है। चतुर्भुज शब्द दिया गया है, 4 भुजाओं का समूह है, तो द्विगु समास होगा। चतुर यानी कि 4 भुजाएं। और दूसरा देखिए, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी, यानी कि ये समस्त पद ही, चतुर्भुज किसका विशेषण बन रहा है? विष्णु का। तो ये हमारा बहुरी समास होगा। ठीक वही स्थिति है जैसे 2 मिनट पहले आपको बताया गया पहले वाले में। पंचवटी, पंचवटी को देखिए 5 वटों का समाहार विग्रह कर दिया तो द्विगु बना देंगे। और इसका विग्रह हमने कर दिया है 5 वटों से घिरा हुआ एक निश्चित स्थल, तो उसका हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। उसी प्रकार एक शब्द और भी है, दशानन। देखिए इसका विग्रह हमने कर दिया 10 आननों का समूह, तो द्विगु हो जाएगा। लेकिन हमने कर दिया दशानन, 10 आनन है जिसके, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? किसका विशेषण बन गया? रावण का। तो वहाँ पर हो गया बहुव्रीहि समास। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं।
कमेंट में डालकर आप ये जानकारी ले सकते हैं। अगला देखिए, द्विगु और कर्मधारय में क्या अंतर होता है ये और जान लेते हैं। द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाची विशेषण होगा जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाची कभी नहीं होता है। कर्मधारय में कोई भी पद संख्यावाची नहीं होता है, जबकि द्विगु में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से इनको देखने का प्रयास करें कि द्विगु और कर्मधारय में क्या अंतर होगा। द्विगु में पहला पद होगा संख्यावाची विशेषण और दूसरे पद की वो क्या बताता है, संख्या बताता है, जबकि कर्मधारय में एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाची कभी नहीं होता। दोनों में एक अंतर तो ये है। दूसरा, द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। अब कैसे उदाहरण देखिए, जैसे कि नवरत्न, नौ रत्नों का समूह द्विगु हो गया। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह द्विगु है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, यानी कि पुरुष की विशेषता बता दी, वो कैसा है, उत्तम, तो ये कर्मधारय है। रक्त, उत्पल, रक्त यानी कि लाल है जो उत्पल यानी कि पत्ता, उत्पल क्या होता है, पत्ता, तो रक्त है जो उत्पल, यहाँ पर पत्ते की विशेषता बता दी, रक्त है, लाल है, तो ये कर्मधारय समास। मैं आशा करती हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। समास में यही डाउट वाले प्रश्न रहते हैं। अब एक थोड़ा सा अंतर और जान लेते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर है। अर्थ की दृष्टि से यद्यपि दोनों समान हैं, अर्थात दोनों का अर्थ होता है मेल, तथापि दोनों में कुछ अंतर है। कैसा है, संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। वर्णों का मेल कैसे होगा, अगर अ के बाद अ आ जाता है तो वो बन जाता है आ, तो ये किसका मेल हो गया, संधि में वर्णों का। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि और लिखने समझने का प्रयास करें। जैसे कि विद्यालय का हमने कर दिया संधि विच्छेद, विद्या प्लस आल्य, ये विच्छेद कर दिया, तो यहाँ पर क्या है आ और यहाँ पर भी क्या है आ, और विद्यालय शब्द हम जानते हैं ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए आ मिल करके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ है, दोनों आ मिल करके क्या बन रहे हैं, आ। तो हमने क्या जान लिया कि संधि में किसका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। समास में किसका मेल होता है ये और देख लेते हैं। समास में शब्दों का मेल होता है। शब्द का कैसे, जैसे विद्यालय का हमने विग्रह कर दिया, विद्या के लिए आल्य। अब इस विद्या के लिए आल्य, ल है यहाँ पर, यह है विद्या के लिए आल्य, तो विद्या के लिए आल्य हमने तीन शब्दों को मिलाकर क्या बना दिया, एक विद्यालय बना दिया। तो वहाँ पर हमने देखा कि संधि में वर्णों का मेल पाया जाता है, जबकि समास में शब्दों का मेल। अगला पॉइंट देखिए, संधि में वर्णों के योग से परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता है। परिवर्तन होकर के संधि में अलग अलग नियम लागू हो जाते हैं। समास में बहुत से पदों के बीच कारक चिन्ह का अथवा समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे विद्या प्लस आल्य विद्यालय बन गया, ये संधि है। इसमें समस्त पद में किसी भी कारक चिन्ह का लोप नहीं है, कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा। अगला देखिए, जैसे है राजा का पुत्र, राजपुत्र शब्द में समस्त पद के बीच में किसका लोप हो गया है, का लोप नजर आ रहा है। तो ये ही अंतर है इसमें। समस्त पद में कारक का लोप पाया जाता है समास में, संधि में ऐसा कुछ नहीं होता है। संधि के तोड़ने को हम संधि विच्छेद कहते हैं, जबकि समास के पदों को अलग अलग करने को समास का विग्रह कहते हैं। तो साथियों, ये हमारे कुछ बड़े ही डाउट वाले, इसमें दुविधा की स्थिति में हम खड़े हो जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये थोड़ी सी हेल्प आपकी हो जाएगी अगर ये वीडियो आपने देख ली। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।